इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एंड इस चैप्टर नंबर 3 का नाम है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट क्या है, कौन कौन से की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे जिस तरीके से अपन अभी तक बेस्ट देते आए हैं, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन आज थोड़ा सा मुझे फीवर आ रहा है एंड फीवर के साथ साथ बहुत ज्यादा कोल्ड एंड कफ है। मतलब ये मान के चलो कि मैं आपका 20 डेज प्लेज रिकॉर्ड करने के लिए डायरेक्टली बेड से उठ के आया हूं और मैंने बोला कि नहीं, एक दिन का भी गैप पॉसिबल नहीं है भाई। एग्जामिनेशन हमारे सर पे खड़ी है, हमारा ICSI बिल्कुल तैयार है हमारे घर से ही हमारी एग्जाम्स लेने के लिए। तो भाइयों हम लोग बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेंगे एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसी एनर्जी के साथ, उसी एंथुसियाज्म के साथ तुम लोगों को ये पर्टिकुलर लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के जो हमारे टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोगों को 4 मेजर डिस्कशन करना है। सबसे पहला डिस्कशन जो होगा इट इज अबाउट व्हाट, नीति आयोग। हमको नीति आयोग के बारे में डिस्कशन करना होगा। बहुत वास्ट, बहुत बड़ा टॉपिक है। एग्जाम में यहां से डेफिनेटली तुम लोगों को मिनिमम एक क्वेश्चन मिलेगा और मैक्सिमम भाई जितने इंस्टीट्यूट की मर्जी होगी उतने क्वेश्चन वो तुम लोगों से पूछ सकता है। सेकेंड जो डिस्कशन हम लोग करेंगे इट इज अबाउट MCA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एंड यार ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में मैं क्या ही बताऊं। यदि तुम एक CS स्टूडेंट हो, यदि तुम लोग CS EET परस्यू कर रहे हो, यदि तुम लोगों ने थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा होगा तो तुमने द एलिमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा है। अपन ने CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव भी पढ़ा था, वहां पर भी MCA के बारे में काफी बार डिस्कशन आता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा SEBI, दैट इज सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड जो लास्ट टॉपिक हम लोग आज के इस लेक्चर में, इस 20 डेज प्लेज में डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम रहेगा तुम लोगों के लिए RBI। और ये RBI का नाम तो भाई राम ने तो क्या, श्याम ने तो क्या, हमारे पिताजी ने तो क्या, हर किसी ने सुन के रखा है भाई। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इसको बोला जाता है भाई देश का सेंट्रल बैंक होता है ये। सेंट्रल बैंक मतलब वो तुम्हारे घर के पास वाला सेंट्रल बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक इस सेंस में बोलते हैं बिकॉज बैंकर्स बैंक होता है ये। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं यहां पर RBI। तो ये जो 4 इंस्टीट्यूशंस है, अभी ये 4 है, फिर एक और प्लेज आएगा तुम लोगों के पास में, वहां पे मैं नेक्स्ट जो रिमेनिंग इंस्टीट्यूशंस है उन रिमेनिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कशंस करूंगा। तो अभी इस लेक्चर में 4 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उन की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं बात करूं भाई नीति आयोग, हमारे देश में यह नीति आयोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ऐसा बोला जाता है भाई कि यदि हमारे देश में नीति आयोग सही से प्लान नहीं करे, सही से योजनाएं नहीं बनाए, सही से नीतियां नहीं बनाए, तो हमारा देश पूरी तरीके से अस्त व्यस्त ध्वस्त हो जाएगा। तो देश को सिस्टमेटिक चलाने के लिए देश के इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन कौन से वहां पर आइडेंटिफाई करके उस पर इंप्रूवमेंट करवाने के लिए कहां पे, किस फील्ड में, किस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की जरूरत है, ये सारा की सारा डिसीजन कौन करता है भाई, नीति आयोग करती है। मतलब भाई बेसिकली नीति आयोग ना हमारे देश में केवल और केवल नीति बनाने का काम नहीं करती है, उस नीतियों को बनाने के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इंप्लीमेंट करने के बाद उसका एंड रिजल्ट क्या आया है, उन सारी चीजों के ऊपर 1-on-1 बेसिस पे अपनी पैनी नजर कौन रखती है भाई, नीति आयोग रखती है। तुम लोगों को एक बात बताऊं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आ सकता है। अर्लियर इट वॉज प्लानिंग कमीशन। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना भाई, जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय इस नीति आयोग का नाम क्या था भाई, प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग था। जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि हम लोग योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज करके यहां पे क्या करने वाले, नीति आयोग करने वाले हैं। और इस नीति आयोग को पहले बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। हमारे मोदी जी आए, बोले भाइयों और बहनों ये सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस हम लोग प्लानिंग कमीशन के ऊपर से हटा रहे हैं, इस प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज कर रहे हैं। और प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज करके हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, उसका नाम नीति आयोग करने वाले हैं। तो भाइयों यहां पर मोदी जी ने अर्लियर इट वॉज प्लानिंग कमीशन और नेम चेंज करके क्या कर दिया, इसका नाम नीति आयोग कर दिया था।
अभी तक एक रफली मैं तुम लोगों को बता चुका हूं भाई, नीति आयोग हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे देश में सारी की सारी योजनाएं, सारे के सारे काम, सारे के सारे विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स सेट करने का काम करता है। सेट करने के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है। एंड इंप्लीमेंट करने के साथ साथ एंड रिजल्ट क्या मिला, वो एंड रिजल्ट को भी वो वेरीफाई करता है। एंड कहां पे क्या क्या एरर है, कोई हमारी प्लान क्यों फेल हुआ, कोई हमारी नीति क्यों फेल हुई, उसके ऊपर वो क्या करता है, वापस से उसको रिकैलकुलेट भी करता है। तो देखो साहब, आज के समय में गवर्नमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में से, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में से एक इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन कौन सा है, हमारा नीति आयोग। आशाएं खिले दिल की। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल को रेफर करते हैं, जहां पे नीति आयोग के रिस्पेक्ट में उन्होंने बहुत सारा बड़ा बड़ा देके रखा है, पर उसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग एक बार वेरीफाई करते हैं, एक बार आइडेंटिफाई करते हैं। एंड क्या क्या फीचर्स है इस नीति आयोग के, इनके फीचर्स को समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ स्विच करते हैं। ओके, ये तुम्हारे स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 8 होगा। वाई? बिकॉज इसके पहले के जो 5 चैप्टर है, वो 5 चैप्टर किसके, इकोनॉमिक्स के। एंड जो चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 है, वो 6, 7, 8 चैप्टर किसका है भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट का है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो एग्जामिनेशन में वेटेज है भाई, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स का वेटेज है। मतलब जो 25 मार्क्स का हम लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है ना, उसमें से 10 to 12 मार्क्स कौन कवर करेगा, ये अकेला चैप्टर कवर करने वाला है। सो दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहेगा एग्जाम में, कुछ भी इसमें से छोड़ के नहीं जाना है। एक एक लाइन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साहब, सबसे पहले पॉइंट में यदि तुम लोग देख सकते हो, यहां पर क्लियरली उन्होंने मेंशन करके रखा है भाई कि ये क्या करता है, विजन शेयर करता है नेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ। और नेशनल डेवलपमेंट की विजन शेयर करने के साथ साथ ये बोलता है कि कौन कौन से ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर है जिन पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने अल्टीमेटली बोला है भाई कि हमारे देश में जो फेडरलिज्म है, मतलब हमारे देश में जो अनेकता में एकता वाला सिस्टम है, उस अनेकता में एकता वाले सिस्टम में क्या करना है, सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सभी के बीच में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। एंड साथ ही साथ हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारी रिसर्च वर्क, हमारे साइंटिफिक वर्क, उनमें ना कहीं इंप्रूवमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे देश में क्या होंगे भाई, इनोवेशन होंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि यार हमारे देश की स्ट्रेटेजीज क्या है, हमारे देश के लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्या है, हमारे देश के लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, ये सारी की सारी चीजों को फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट और एनालाइज करने का काम कौन करता है, यहां पर नीति आयोग करता है। तो जैसा कि तुम लोग तुम्हारी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर नीति आयोग के फीचर्स को मेंशन किया है दोस्तों। तो नीति आयोग के फीचर्स कितने हैं? बेसिकली देयर आर 4 मेन हेड्स। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है नीति आयोग के फीचर्स को। पहला जो है वो क्या है भाई, डिजाइनिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। मतलब ये क्या करता है भाई, पॉलिसी और प्रोग्राम फ्रेमवर्क को डिजाइन करता है। सेकंड, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे देश में जो अनेकता में एकता वाला सिस्टम है, उस अनेकता में एकता वाले सिस्टम को ये क्या करता है, और स्ट्रॉन्ग करता है। थर्ड, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। यार सबसे बड़ा जो लकूना था ना, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था उस प्लानिंग कमीशन में, वो यही था कि वो केवल और केवल प्लानिंग करने का काम करता था, लेकिन उसको इवेल्युएट या मॉनिटरिंग करने का काम उसके पास में नहीं था। मोदी जी ने बोला कि भाई हम लोग ना ऐसे अलग अलग की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सकते, एक ही ऐसा बनाओ, तगड़ा बनाओ भाई, जो पॉलिसी बनाए भी, इंप्लीमेंट भी करे और उसको मॉनिटर और इवैल्यूएट भी करे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को हटा के क्या ले आए, वो यहां पर नीति आयोग ले आए थे। नेक्स्ट, थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। बोले भाई थिंक टैंक का मतलब क्या है भाई, देश में ऐसा प्रवर्तन, नवर्तन और नए नए थॉट्स लाना, आइडियाज लाना, जिससे कि देश की उन्नति दिन दोगुनी और रात चौगुनी गति से होने लगे। तो इन्हीं सारे इंटेंशन के साथ में यहां पर क्या किया गया था भाई, नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया गया था। अब ना इस नीति आयोग के नीचे एक छोटू सा टॉपिक है, लेकिन दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं इस 20 डेज प्लेज वाले हमारे लेक्चर में कवर करूंगा। बिकॉज यहां से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है और यहां पे डेटा बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है भाई। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम है साथ, SATH। अब ये साथ का मतलब वो नहीं कि तुम्हारा हमारा जन्मों जन्मों का साथ, भाई यहां पे साथ का मतलब है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। क्या है, फिर से एक बार नेम बोलना मेरे साथ साथ, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन
कैपिटल। मतलब भाई हमारे देश में जो ह्यूमन कैपिटल है, जो मेन पावर है भाई, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना, उनके अंदर एक नई एनर्जी डालना, उनके अंदर एक नए इनोवेशन डालना, उनके अंदर एक नई थॉट प्रोसेस डेवलप करना। भाई सिंपल सी बात है यार, ऐसा बोला जाता है ना कई बार कि यार तुम इस देश के नागरिक हो और भारत देश को तुमसे बहुत सारी उम्मीदें, तो जो हमारे देश की उम्मीदें है ना, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए, उन उम्मीदों को फुलफिल करने के लिए यहां पर एक SATH 7 करके एक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले सुनना, इस 7 वाले प्रोग्राम में क्या था भाई, ये पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं किया था। एंड इनिशियली इसको केवल और केवल कुछ ही स्टेट में एप्लीकेबल किया गया था। एंड जहां तक मेरी नॉलेज में पहले इनिशियली 3 स्टेट में इसको एप्लीकेबल किया था। एंड वो 3 स्टेट भी शायद झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश थे। तो इन स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्या किया गया था, इंप्लीमेंट किया था। एंड यहां पर तुम लोगों को पता है भाई, हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, पिरामिल ग्रुप, एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी रिसर्च एजेंसी है, दैट इज बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, जिसको हम लोग BCG बोलते हैं। तुम लोग जब आगे CS एग्जीक्यूटिव में आओगे ना, तो वहां पर तुम लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुनना, इन्होंने क्या किया था भाई, देखो इन्होंने ना एक रोल मॉडल प्रिपेयर किया था। रोल मॉडल मतलब एक मॉडल प्रिपेयर किया था। इन्होंने बोला कि भाई जो भी इनिशियल लेवल पे जहां से बच्चों का डेवलपमेंट शुरू होता है, जहां से बच्चा नॉलेज लेना स्टार्ट करता है, हम लोग वहीं से कुछ ऐसे थॉट्स, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विचार उन लोगों को पढ़ाते हैं जिसके वजह से उनके अंदर एक नई एनर्जी का डेवलपमेंट हो, उनके अंदर एक नए आचार, विचार और सोचने की कैपेसिटी डेवलप हो। तो इसी इंटेंशन के साथ में, इन्हीं रिसर्च ग्रुप के साथ में इन्होंने कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया था भाई, 7 प्रोग्राम स्टार्ट किया था। एंड टोटल 3 फेज का ये प्रोग्राम था, जिसमें से 2 फेज जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नाउ अब जो ये 3rd फेज है, ये 3rd फेज चल रहा है। एंड अप्रोक्सीमेटली ये 30 मंथ्स का पूरा की पूरा टाइम पीरियड लिया था इन्होंने। 30 मंथ्स का एक ट्रायल पीरियड लिया था, 30 मंथ्स का एक पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने यहां पर स्टार्ट किया था, जिसमें से 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नाउ स्टिल 3rd फेज जो है वो अभी कंटिन्यूटी में, मतलब अभी एट प्रेजेंट है। तो देखिए दोस्तों, मैंने तुम लोगों के लिए स्टडी मटेरियल में अलग से एक ब्रैकेट बना के रखा है, जहां पे पूरी की पूरी डिटेल देके रखी है। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ भी सकता है। एंड उसी के नीचे तुम लोग देखो भाई, यहां पर ये 3 जो स्टेट की बात कर रहा था मैं, ये 3 स्टेट कौन कौन से, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश, इन 3 स्टेट में यहां पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। एंड बेसिक जो पर्पस था 7 का, वो बेसिक पर्पस था भाई एजुकेशन एंड हेल्थ। मेन जो पर्पस था, वो मेन पर्पस क्या था भाई, यहां पर एजुकेशन एंड हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज को यहां पर प्रोवाइड करना, उसी को देखना, उसी के लिए यहां पर प्लान करना। अब जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास में भाई, MCA। और ये MCA का मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मतलब क्या भाई, हमारे देश में जितनी भी कंपनी होती है, लाइक रिलायंस की बात कर लो, इन्फोसिस की बात कर लो, TCS की बात कर लो। सर इनका फुल फॉर्म क्या होता है यार, रिलायंस का फुल फॉर्म रिलायंस ही है, इन्फोसिस का फुल फॉर्म इन्फोसिस ही है, और TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो भाई ये जितनी भी कंपनीज है, और इनके जैसे हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 17 लाख प्लस कंपनी है, जिसमें कुछ पब्लिक भी है, कुछ प्राइवेट भी है, कुछ 1 पर्सन कंपनी भी है। तो इन सारी कंपनीज को कंट्रोल, मैनेज, गवर्न कौन करता है भाई, वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है भाई MCA। तुम लोगों को पता होना चाहिए भाई कि जिस दिन तुम कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, जिस तरीके से आज तुम लोग इंस्टाग्राम, जिस तरीके से तुम लोग आज स्नैपचैट, जिस तरीके से तुम लोग कोई लोग फेसबुक यूज करते हो, तुम्हारे फोन पे, तुम्हारे विंडो पे, तुम्हारे डेस्कटॉप पे हमेशा एक टैब खुली होती है यार। बिलीव मी, जिस दिन तुम लोग कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, जी आप तुम जॉब करोगे या फिर खुद की प्रैक्टिस करोगे, उस दिन दिन भर तुम्हारे डेस्कटॉप पे, तुम्हारे लैपटॉप पे एक स्क्रीन खुली रहेगी, और उस वेबसाइट का नाम होगा भाई www.mca.gov.in। बोले सर ये mca.gov.in करता क्या है, अल्टीमेटली MCA करता क्या है भाई, कंपनियों का फॉर्मेशन करना, मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का काम करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ क्या कंपनी प्रॉपर्ली कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही है, उन सारे के सारे मैटर्स को भी वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तीसरा भाई, ये वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन और सारी की सारी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करने का भी काम करता है कि क्या कंपनी पर्टिकुलर मैटर में, पर्टिकुलर मैनर में अपने जो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन सही तरीके से रन कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसी इंटेंशन के साथ में गवर्नमेंट ने एक और इंपॉर्टेंट की गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ
कॉर्पोरेट अफेयर्स को क्या किया था, यहां पर इनकॉर्पोरेट किया था। एंड भाई जब से हमारा नया कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है, अर्लियर इट वाज कंपनीज एक्ट 1956, तो जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है उसके बाद से इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो दायरा है, जो कद है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नाउ नेक्स्ट जो डिस्कशन करना है मुझे तुम लोगों के साथ में, वो डिस्कशन है भाई SEBI, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को समझना चाहिए, बिकॉज तुम्हारी लाइफ में अभी भी ये डे टू डे बहुत ज्यादा काम आता है। यदि कोई तुम एक एक्टिविटी करते हो तो ये मैं उस एक्टिविटी का तुम लोगों को नाम बताऊंगा कि वो एक्टिविटी क्या होती है। एंड जिस दिन तुम लोग कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे उसके बाद से ये सेबी एक्ट तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमको ये बताओ कि हमारी लाइफ में आज ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो भाई, तुम या तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा, चाचा, बड़े भैया, दीदी, मम्मी, व्हाटएवर भी द कोई भी यदि शेयर्स की ट्रेडिंग करता है, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करता है, डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग करता है, तो भाई हर दिन उनको सेबी की तरफ से एक मेल आता है जिसमें आते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स का मतलब क्या कि उन्होंने इस पर्टिकुलर डे पे कौन कौन से शेयर्स परचेज किए, कौन कौन से शेयर्स सेल किए, तो उन सब चीजों की क्या होती है वहां पर डिटेल होती है। तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं भाई कि इसका जो हेड ऑफिस है ना, वो हेड ऑफिस मुंबई में है। तो भाई सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 12 अप्रैल 1992 को इनिशिएट हुई थी और जिसका हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर कहां पे भाई, मुंबई में। हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस होने के साथ साथ इसके 4 रीजनल ऑफिस भी है, 011, 022, 033, 044 में इसके ऑफिस है। बोले हाँ हाँ सर क्या बोल रहे हैं आप, 011, 022, 033, 044 क्या होता है भाई? कुछ नहीं, हमारे देश में 4 मेट्रो सिटीज है, उन चारों मेट्रो सिटीज में क्या है भाई, इसके एक एक रीजनल ऑफिस है। इन्हीं के साथ साथ अहमदाबाद में भी इसका एक रीजनल ऑफिस है और अहमदाबाद NCLT, जनरली हमारा जो सेंट्रल रीजन है, उस सेंट्रल रीजन के लिए सब लोग कहां पे जाते हैं, अहमदाबाद NCLT में जाते हैं। सर ये NCLT क्या होता है बताऊंगा, जब नेक्स्ट पेज में हम लोग आएंगे वहां पर NCLT के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी तुम लोगों को समझना होगा कि ये सेबी के फंक्शंस क्या है। भाई सेबी का एक सिंपल फंक्शन है यार, देखो स्टॉक मार्केट, वो एक मूवी भी आई थी तुम लोगों ने देखी होगी, वो 1992 स्कैम, जिसमें हर्षद मेहता की कुछ स्टोरीज थी, आई डोंट नो, मतलब मैंने वो मूवी नहीं देख पाया था क्योंकि उस समय में प्लेज रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा बिजी था और दूसरे और असाइनमेंट भी चल रहे थे, ठीक है। तो भाई उस मूवी में दिखाया था कि कैसे शेयर होल्डर्स के पैसों को जो उन्होंने इतनी मेहनत से लगाए हैं किसी भी कंपनी में, वो कंपनी जालसाजी करके, फ्रॉड करके कैसे उन शेयर होल्डर्स के पैसों को चूना लगाती है। तो भाई अल्टीमेटली जो सेबी का काम है, वो सेबी का काम भी यही है कि भाई किसी भी तरीके से जो इन्वेस्टर के पैसे हैं उनके पैसों को रोकना, उनके पैसों को बचाना, फ्रॉड होने से रोकना, फ्रॉड होने से बचाना, और भाई यदि कोई भी कंपनी किसी भी टाइप की गलत एक्टिविटी करती है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना। तो इसी इरादे, इसी इंटेंशन के साथ में यहां पे क्या किया था गवर्नमेंट ने, 1992 में एक एक्ट बनाया था और इस एक्ट को क्या नाम दिया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं भाई सेबी। और सबसे मजे की बात है, लिख लेना कहीं पर भी, डेफिनेटली तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सेबी के अंदर एक अथॉरिटी होती है, उस अथॉरिटी का नाम मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। वो जो अथॉरिटी होती है सेबी के अंडर में, वो होती है भाई सेट, SAT सेट। ये आपकी वाली सेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं नालायक, ये सेट का मतलब होता है भाई। तो यहां पे चूंकि ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, तो यहां पे इस एक्ट में एक अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया था, उस अथॉरिटी का शॉर्ट फॉर्म है सेट, दैट इज सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। मतलब सेबी से रिलेटेड जो भी मैटर रहेंगे भाई, जैसे MCA से रिलेटेड मैटर कहां पे जाते थे, NCLT में जाते थे, ठीक उसी तरीके से सेबी से रिलेटेड जो भी मैटर रहेंगे वो सारे के सारे मैटर कहां पे जाएंगे, सेट में जाने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है भाई, इसको तुम लोगों को गो थ्रू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से डेफिनेटली एग्जाम में एक क्वेश्चन तुम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है भाई, सुपर्ब नेम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज RBI। और इस RBI के बारे में यार मैं क्या ही बोलूं तुम लोगों को। तुम लोगों ने क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ा होगा मनी एंड बैंकिंग, एंड उस मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में भाई RBI के बारे में बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने पढ़ के रखी है। जितना तुमने पढ़ा है ना, हमारे CA-CET के स्टडी मटेरियल में उतना ही देके रखा है। सब्जेक्ट टू कंडीशन एक दो एडिशनल बातें बोल के रखी है, वो एक दो एडिशनल बातें मैं तुम लोगों को यहां पर बता देता हूं। भाई देखो RBI एक बहुत बड़ी हिस्ट्री कैरी करता है,
बहुत बड़ी हिस्ट्री है आरबीआई की, बट हमको हिस्ट्री, बैकग्राउंड, ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे कि आरबीआई क्या होता है। आरबीआई को ना बैंकर्स बैंक बोला जाता है। बैंकर्स बैंक बोलने का मतलब क्या कि हमारे इंडिया में जितनी भी बैंक्स है उन सारी बैंक्स को कंट्रोल, डायरेक्ट, रेगुलेट और डायरेक्शन कौन इश्यू करता है? आरबीआई इश्यू करता है। और सभी की सभी बैंक को, सारी की सारी बैंक को आरबीआई की गाइडलाइन जो है वो क्या करनी पड़ती है? प्रॉपर्ली फॉलो करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ आरबीआई जो है वो हमारे देश की गवर्नमेंट्स के लिए, हमारे देश की गवर्नमेंट के लिए उसके बैंकर के तौर पे क्या करता है? काम करता है। मतलब यदि गवर्नमेंट को कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह इश्यू करनी रही, यदि किसी भी तरीके से मार्केट से कोई सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शंस करना है, तो भाई वहां पर कौन हेल्प करता है? उनको आरबीआई हेल्प करता है। और आरबीआई वहां पर एक की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ अभी आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर पेज में हम लोगों ने 4 की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात किया है। सबसे पहला था भाई वेरी इंपॉर्टेंट नीति आयोग। सेकंड जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज एमसीए। थर्ड जो था वो था हम लोगों के लिए सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ जो डिस्कस किया हम लोगों ने भाई वो डिस्कस किया आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग जो भी स्टडी मटेरियल रेफर करते हो उसको रेफर तो करना ही करना है, साथ ही साथ जो ICSI ने जो स्टडी मटेरियल इशू किया है भाइयों उसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना, बिकॉज एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन तुमको उसी पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल से मिलने वाले हैं। बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।